आज 10th लेक्चर है अपना, और लास्ट टर्न के ऊपर मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, जिसको कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वो हम निर्मित कर चुके हैं। और आपने खास बात क्या देखी थी कि जो एम्ब्रियोसेक बना था वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना था। याद है ना, बहुत सारा आपको डिटेल मैंने बताया था। एक फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से एम्ब्रियोसेक बना था, और जो एम्ब्रियोसेक बना था उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। द एम्ब्रियोसेक फॉर्म्ड वाज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। और क्योंकि ये एम्ब्रियोसेक एक मेगास्पोर से बना है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, इसलिए जो हमने परिवर्तन लास्ट टर्न के ऊपर पढ़ा बेटा, वो होगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट यानी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से हमने एम्ब्रियोसेक बनाया था। और ये जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो कौन था? ही वाज स्ट्रासबर्गर। और उसने किस में बताया था? पॉलीगोनम प्लांट के अंदर बताया था। तो थोड़ा सा पिछले टर्न का मैच करवाने के लिए आज मैं आपको वहां का बता दूं। इस 7 कोशिकीय, याद है ना बेटा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। फिर से बोल रहा हूं, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट है तो डैम श्योर कि जब गैमेटोफाइट है तो वो एन ही कैसा होगा? एन ही होगा। तो भ्रूणकोश कहते हैं। एम्ब्रियोसेक बना था, और ये जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक की खोज स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले जिस प्लांट में की थी, उस प्लांट का नाम क्या था बेटा? पॉलीगोनम था। और इस प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्धन को हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं, क्योंकि पॉलीगोनम में सबसे पहले खोजा गया। और चूंकि ये भ्रूणकोश या जो एम्ब्रियोसेक है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, याद रखना, कैप्सुला जो अपना प्रारूपिक एंजियोस्पर्म है, बहुत डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। टिपिकल एंजियोस्पर्म, राइट? ना केवल इस टिपिकल एंजियोस्पर्म अपितु अधिकांश एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस और भी हैं, राइट? लेकिन ज्यादातर आवृतबीजी पादपों के अंदर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक ही पाया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत डिटेल हो चुका है कल की क्लास के अंदर इसके ऊपर। नाउ, इस भ्रूणकोश का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है। यह सुनो, एक गुरु बीजाणु से ही बना था ना बेटा। ये क्या था? अपना गुरु बीजाणु था। ठीक है, ये गुरु बीजाणु था। इसी से तो अपन ने, ये क्या था? मेगास्पोर गुरु बीजाणु था। और इसी से तो अपन ने पूरा के पूरा एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बनाया था। याद है बेटा? उसकी एक छवि केवल यहां पर बना देता हूं मैं। याद है ना? ये जो था वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना था, इसीलिए इसे एक बीजाणुक पॉलीगोनम भ्रूणकोश भी कहते हैं। एक बीजाणुक यानी कि मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक कहते हैं। वैसे तो एम्ब्रियोसेक एक्सेप्शनली बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है। मतलब यहां पर जो बेटा एम्ब्रियोसेक बना है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 4 मेगास्पोर बने थे ना, अभी तक तो आपने क्या देखा?
4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल रहा था और बाकी 3 डीजनरेट हो गए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 फंक्शनल रह जाए और 2 डीजनरेट हो जाए, 2 फंक्शनल रह जाए, 2 डीजनरेट हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों के चारों फंक्शनल हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है उनमें एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही ये एम्ब्रियो सेक बनता है। आर यू गेटिंग? इज इट क्लियर? तो अपने को तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हम जो भी कुछ बताएंगे वो आपको मैंने कहा था कि ए से लेकर जेड तक बताऊंगा, तो हम तो हर चीज का बताएंगे। लेकिन अमूमन जो ज्यादा काम आएगा, जैसे बोर्ड लेवल की मैं बात करता हूं, तो 12th बोर्ड के अंदर बस मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट ही है। हाँ, नीट वगैरह और यदि आप किसी हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट और टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट भी आना चाहिए, ठीक है। नाउ यहां पर अब एक बहुत खास चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। जो सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं होती है ना बेटा, ये देखो इधर, मान लीजिए ये मैंने एम्ब्रियो सेक बनाया, ये एम्ब्रियो सेक बनाया और आपको मालूम है ये सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये सुनो, ये सहायक कोशिका, सहायक कोशिका बोले तो सिनर्जिड है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और ये वाली जो है वो अंड कोशिका, क्लियर है, इसमें तो कोई नया नहीं है, बहुत बार बता दिया है। तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती है, इसकी बाहरी कोशिका भित्ति इनके कोशिका द्रव्य में अंगुली समान प्रवर्त बनाती है। क्या कहा मैंने बेटा? सहायक कोशिकाओं की बाहरी कोशिका भित्ति, क्या कहा मैंने? सहायक कोशिकाओं की, ये जो सहायक कोशिकाएं, इनकी बाहरी कोशिका भित्ति इन सहायक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इन सहायक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अंगुली समान प्रवर्त बनाती है। अब ये अंगुली समान प्रवर्त कैसे होते हैं? तो जरा देखो, ये अंगुली समान प्रवर्त कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिएगा किस प्रकार के हैं वो देख लीजिए। हाँ जी, तो ये देखिएगा बेटा, एक बार इसको कर लेते हैं। हाँ जी, ये जो अंगुली समान प्रवर्त है, इनको हम क्या बोलते हैं जानते हो? व्हाट वी कॉल इट एज, इनको हम बोलते हैं, दैट इज ये वाले फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये देख पा रहे हो, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रवर्त है, अंगुलीनुमा प्रवर्त मैंने बनाए हैं और इनको बोलते हैं तंतुमय उपकरण। ये जो रेड कलर से मैंने बताया ना बेटा, ये क्या है? तंतुमय उपकरण, या इसको हम अंग्रेजी के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। याद रखोगे, सिनर्जिड्स के अंदर, याद रखना, सिनर्जिड्स के अंदर कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, राइट, जो किसके कारण बनते हैं? सिनर्जिड की बाहरी कोशिका भित्ति इनके कोशिका द्रव्य में अंगुली समान प्रवर्त बना रही है। मतलब सिनर्जिड की कोशिका भित्ति ही क्या बना रही है? तंतुमय उपकरण बना रही है, और उसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। तो ये बात तय हुई कि ये जो सिनर्जिड्स हैं, ये जो सिनर्जिड्स हैं बेटा, इन्हीं सिनर्जिड्स के अंदर ही, इन्हीं सिनर्जिड्स के अंदर ही फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। अब फिलीफॉर्म एपरेटस का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसकी सहायता से सहायक कोशिकाएं न्यूसेलस से भोजन अवशोषित कर भ्रूण कोश को प्रदान करती है ना। 2 फंक्शन है इसके बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो देख लो कि सहायक, ये जो इनकी सहायता से सहायक कोशिकाएं मतलब सिनर्जिड्स न्यूसेलस से क्या करती है? भोजन अवशोषित करती है। एक बात बताओ बेटा, अभी तक के डिस्कशन में अब ये तो मालूम है ना कि ये जो एम्ब्रियो सेक है वो कहाँ धंसा हुआ है? कहाँ धंसा हुआ है? न्यूसेलस टिश्यू के अंदर, बीजांडकाई उत्तक के अंदर धंसा हुआ है। और बीजांडकाई उत्तक कैसा उत्तक है? पोषक उत्तक है। तो इनकी सहायता से जो सहायक कोशिकाएं होती है वो न्यूसेलस से भोजन को क्या करती है? अवशोषित करती है। न्यूसेलस से भोजन को क्या करेगी? अवशोषित करेगी। और किसको प्रदान करती है? भ्रूण कोश को प्रदान करती है। मतलब कि भ्रूण कोश को पोषण कहाँ से मिल रहा है? बीजांडकाय उत्तक से। लेकिन कैसे? तो सहायक कोशिकाओं के अंदर, सहायक कोशिकाओं के अंदर ये जो तंतुमय उपकरण है वही बीजांडकाय से या न्यूसेलस से भोजन को अवशोषित करके और किसको प्रदान कर रहा है? दैट इज एम्ब्रियो सेक को। किसको प्रदान कर रहा है बेटा? एम्ब्रियो सेक को प्रदान कर रहा है। अच्छा, ये चीज याद रखना, ये फिलीफॉर्म उपकरण प्रतिमुखी कोशिकाओं में बहुत कम विकसित होता है। अब एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं बेटा, ये क्या है?
प्रतिमुखी कोशिकाएं। आर यू गेटिंग? प्रतिमुखी कोशिकाएं समझते हो ना, एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल है, ये तो आप जानते हो ना, विपरीत सिरे के ऊपर, सिनर्जिड्स के बिल्कुल विपरीत सिरे के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो एंटीपोडल सेल्स होती है, इनमें भी फिलीफॉर्म उपकरण डेवलप्ड होता है, इनमें भी फिलीफॉर्म उपकरण है, लेकिन वो क्या होता है? कम विकसित होता है। इसीलिए या तो बहुत बहुत कम विकसित है, लेकिन होता जरूर है। कभी पूछे कोई कि क्या तंतुमय समुच्चय, ये नया पॉइंट है आपके लिए, क्या तंतुमय समुच्चय एंटीपोडल सेल में पाया जा सकता है? तो हाँ, पाया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत अल्प विकसित होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसके दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो आपके सामने क्लियर है, दूसरा फंक्शन है कि ये उपकरण कुछ रासायनिक पदार्थ भी स्रावित करता है। इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो उपकरण है बेटा, ये क्या सिक्रीट करता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, जो पराग नलिका को आकर्षित करता है, जो पराग नलिका को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ये देखो, ये पराग नलिका को अपनी ओर क्या करेगा बेटा? आकर्षित करेगा। आप जानते हो पराग नलिका दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के द्वारा, यानी कि पराग नलिका दोनों सहायक कोशिकाओं में से किसी एक सहायक कोशिका से ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जो कि मैं आपको फर्टिलाइजेशन के वक्त में पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है। अब पराग नलिका को ये नहीं मालूम है, ध्यान से सुनना, पराग नलिका को ये नहीं मालूम है कि उसको एम्ब्रियो सैक के अंदर कहाँ से प्रवेश करना है। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ना बेटा, जो सहायक कोशिकाओं में स्थित है, फिलीफॉर्म एपरेटस वास्तव में क्या करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो पराग नलिका को रासायनिक दिशा निर्देश देता है। इट गिव्स केमिकल गाइडेंस टू द पोलन ट्यूब सो दैट द पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा है? ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, जिसको तंतुमय उपकरण कह रहे हैं, ये कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्रावन करता है जिसकी वजह से पराग नलिका सहायक कोशिका की तरफ अट्रैक्ट होती है और दो सहायक कोशिकाओं में से किसी एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। आर यू गेटिंग? तो ये दोनों फंक्शन क्लियर है बेटा। और न केवल इतना सा, ये न्यूसेलस से भी अवशोषित करके, पोषक पदार्थों को अवशोषित करके, और किसको प्रदान करती है? एम्ब्रियो सैक को प्रदान करती है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अब आ जाते हैं कुछ पादपों में, ध्यान से सुनना आप, ये एम्ब्रियो सैक के लिए आ रहा है। कुछ पादपों में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद से कंफ्यूजन नहीं करना है, मादा युग्मोद्भिद बोले तो भ्रूण कोश, समझ में आ रहा है? तो मादा युग्मोद्भिद के ऊपर और नीचे कुछ अवरोध पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? मादा युग्मोद्भिद के ऊपर और नीचे कुछ अवरोध पाए जाते हैं, और ये न्यूसेलस की मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने? मादा युग्मोद्भिद जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसके ऊपर और नीचे कुछ अवरोध पाए जा रहे हैं। अभी बताऊंगा वो अवरोध क्या है। ये वास्तव में न्यूसेलस की मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। न्यूसेलस बोले तो बीजांड का है। ठीक है। ये भ्रूण कोश को माइक्रोपाइल या चेलाजा की तरफ जाने से रोकते हैं। ये किधर की तरफ जाने से रोकते हैं बेटा? उसको जाने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है? भ्रूण कोश को माइक्रोपाइल या चेलाजा की तरफ धंसने से क्या करते हैं? रोकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? आप समझिए, एम्ब्रियो सैक कहां पर धंसा हुआ है? एम्ब्रियो सैक कहां पर है? बीजांड काय के अंदर धंसा हुआ है। आर यू गेटिंग? एम्ब्रियो सैक बीजांड काय के अंदर धंसा हुआ है, और बीजांड काय किसका मुख्य उत्तक है? बीजांड का। तो हम ये कह रहे हैं कि भ्रूण कोश को माइक्रोपाइल या चेलाजा की तरफ जाने से रोकते हैं। राइट? आप सब जानते हो ना। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक के इधर क्या है? यहां पर क्या चीज है? इधर की तरफ क्या है? ये क्या है? सिनर्जिड्स वगैरह है। तो इधर की तरफ तो माइक्रोपाइल है, इधर की तरफ क्या है? माइक्रोपाइल है, और इधर की तरफ क्या है बेटा? चेलाजा है। इतना तो आप सब जानते हो। ऊपर की तरफ क्या है? चेलाजा है। चेलाजा बोले तो निभाग, और नीचे की तरफ क्या है? यहां पर माइक्रोपाइल है, मतलब बीजांड द्वार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भ्रूण कोश को माइक्रोपाइल या चेलाजे की तरफ जाने से रोकता है। मतलब इनको एम्ब्रियो सैक को
एक कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर बना के रख रहा है। तो मतलब ये जो अवरोध की बात हो रही है ना, ये अवरोध जो चलाजा की तरफ होता है, जो अवरोध चलाजे की तरफ होता है उसको तो बोलते हैं हाइपोस्टेज। जो अवरोध चलाजा की तरफ होता है उसको बोलते हैं हाइपोस्टेज। तो इस हाइपोस्टेज एक रुकावट है, समझ में आ रहा है? आप समझिए, ये चलाजल एंड है, यहां पर एम्ब्रियोसेक है। तो एम्ब्रियोसेक और इस चलाजल एंड के बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है? हाइपोस्टेज है। हाइपोस्टेज क्या करेगा बेटा? इसको चलाजा की तरफ जाने से रोकेगा। तो इधर तो हो गया हाइपोस्टेज, और नीचे की तरफ जो होगा, मतलब माइक्रोपाइल की तरफ जो होगा, माइक्रोपाइल की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? एपिस्टेज कहेंगे। माइक्रोपाइल की तरफ जो है वो क्या होगा? एपिस्टेज कहेंगे। ठीक है, तो एपिस्टेज किधर की तरफ जाने से रोकेगा एम्ब्रियोसेक को? माइक्रोपाइल की तरफ। तो सीधी सी बात है कि हाइपोस्टेज और एपिस्टेज बेटा अवरोध हैं जो एम्ब्रियोसेक को किधर जाने से रोके? निभाग की तरफ जाने से रोके। उस अवरोध को हम बोलते हैं हाइपोस्टेज, राइट? हाइपोस्टेसी या हाइपोस्टेज कहते हैं। और जो किस में रोके? जो एम्ब्रियोसेक को किधर की तरफ जाने से रोके, दैट इज माइक्रोपाइल की तरफ जाने से रोके, उसको एपिस्टेज कहते हैं। तो देखो, वह अवरोध जो चलाजे की तरफ होता है उसको हाइपोस्टेज कहते हैं, जैसे अम्बेरीफेलिकुल और जोस्टेरा के अंदर ऐसा ही होता है। और जो अवरोध माइक्रोपाइल की तरफ एम्ब्रियोसेक को जाने से रोके उसे एपिस्टेज कहते हैं, जैसे कि कोस्टस और कोस्टेलिया। आर यू गेटिंग? तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, नाउ याद रखना, एंजियोस्पर्म में जो मादा युग्मकोद्भिद है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो मादा युग्मोद्भिद है वो अत्यधिक हासित संरचना में होती है। अत्यधिक हासित का मतलब है ये हाईली रिड्यूस्ड है बेटा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं अपने, और एंजियोस्पर्म में हमेशा कोई भी गेमिटोफाइट होगा वो हासित ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो विकसित कौन है? स्पोरोफाइट विकसित है ना। तो ये जो आपने जो अभी एम्ब्रियोसेक या जो मादा युग्मोद्भिद पढ़ा है ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, और यह पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर क्या करता है? निर्भर करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने अभी मादा युग्मकोद्भिद या जो एम्ब्रियोसेक पढ़ा है ना बेटा, वो एम्ब्रियोसेक किसके ऊपर निर्भर है? स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर है ना? स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर कैसे? जैसे आपने देखा था पोषक पदार्थों के लिए, बताओ ये बीजांड का ही उत्तक के ऊपर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? न्यूसेलस के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये रिड्यूस्ड है। ये कैसा है बेटा? रिड्यूस्ड है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है? चलो, अब यहां पर भ्रूण कोश के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूं। एक प्रकार तो आप सब जानते हो, आपने एक बीजाणु प्रकार का भ्रूण कोश तो आपने पढ़ा ही है, राइट? लेकिन भ्रूण कोश और भी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या पढ़ा रहा हूं? भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक्स। नॉर्मली जो आप बोर्ड लेवल के ऊपर पढ़ते हो बच्चों, वो कौन सा है? ये वाला है, एक बीजाणु भ्रूण कोश। और हमने जो डिटेल के अंदर पढ़ा वो मोनोस्पोरिक टाइप ही था, लेकिन थोड़ा सा एक ग्लिम्स के फॉर्म में मैं आपको बाकी के दो टाइप के एम्ब्रियोसेक भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक तो है द्विबीजाणुक वाला, एक तो द्विभुजाणुक वाला जो आज पढ़ाऊंगा, और एक चतुर्बीजाणुक वाला। आर यू गेटिंग? एक का नाम तो क्या है? एक बीजाणुक, दूसरे का नाम क्या है? द्विबीजाणुक, और तीसरे का नाम क्या है? चतुर्बीजाणुक। मतलब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, तीन तरीके के एम्ब्रियोसेक होते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक बेटा, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ठीक है, चलो सबसे पहले लेते हैं ये जो मोनोस्पोरिक होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। मोनोस्पोरिक भी दो प्रकार का है, एक तो पॉलीगोनम और एक ओइनोथीरा। एक तो कौन सा? पॉलीगोनम और एक ओइनोथीरा। आप जो पढ़ते हो बोर्ड लेवल के ऊपर, या जो आपने पिछले टर्म पे मेरी क्लासेस में पढ़ा, वो आपने पॉलीगोनम प्रकार पढ़ा है। बार बार हम क्या कहते थे? मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मोनोस्पोरिक सबसे कॉमन होता है इसलिए, राइट? इसमें 8 तो केंद्रकीय होता है और 7 कोशिकीय होता है। ठीक है, और ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। ये अपनी चर्चा हो चुकी है। लेकिन कभी कभी प्रश्न यहां से पूछ लेते हैं कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो होता है वो एक और प्रकार का होता है, ओइनोथीरा प्रकार। नेचुरली कि ये किस प्लांट में देखा गया था? ओइनोथीरा। ये किस में देखा गया था? ओइनोथीरा के अंदर देखा गया था। आपने नाम सुना है ना, ओइनोथीरा लेमार्कियेना, है ना? इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं उसको। उसमें देखा गया था ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओइनोथीरा कहते हैं। अब इसमें
और ऊपर वाले में कितना फर्क है ये देखो, ये अपवाद है, नो डाउट एट ऑल कि ये बना किससे है, ये बना तो एक ही से है, ये बना तो बेटा किससे है, एक ही मेगास्पोर से, एक ही मेगास्पोर से बना है, इसलिए पढ़ तो इसको किस में रहे, मोनोस्पोरिक में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क कहां है वो देखिए, अपवाद स्वरूप ये कैसा होता है, 4 केंद्र की होता है बेटा, 4 केंद्र की। अब समझना ये पड़ेगा कि ये कैसा है, 8 केंद्र की है, और ये कैसा है, 4 केंद्र की है, और इसमें 4 केंद्रक होते कहां है, जिसमें केंद्र में केवल क्या होता है, एक ध्रुवीय केंद्रक, केंद्र में क्या होता है, एक ध्रुवीय केंद्रक। आपने क्या देखा था ऊपर मोनोस्पोरिक में, बोलो जल्दी से, ध्रुवीय केंद्रक बोले तो बेटा पोलर न्यूक्लियाई, वहां पर केंद्र में कितने पोलर न्यूक्लियाई थे, केंद्र में कितने पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ऊपर वाले में। यहां पर केंद्र में तो होता है एक ध्रुवीय केंद्रक, और 3 केंद्र की अंड उपकरण के रूप में व्यवस्थित होते हैं, 3 केंद्रक जो होते हैं 3 केंद्र की अंड उपकरण के रूप में व्यवस्थित है। अंड उपकरण मालूम है, अंड उपकरण क्या होता था, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड। तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल मिलाकर ही यहां पर कितने हैं, 4 केंद्र के, 4 केंद्रक में से एक तो ध्रुवीय केंद्रक है, एक तो पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंटर के अंदर है, और 3 केंद्र की अंड उपकरण के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो 3 तो कहां पर है, अंड उपकरण के रूप में है, और एक बीच में सेंटर में। इसका निर्माण बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से होता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह मालूम है कि ये वाला जो था पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक था, वो किससे होता था बेटा, चलाजल मेगास्पोर से। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निभागीय याद आ रहा है, मैंने कहा था कि 4 बने थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, तो जो नष्ट हुए थे वो माइक्रोपाइलर वाले रीजन वाले थे, लेकिन जो चलाजल रीजन वाला था, जो चलाजल रीजन वाला था वो फंक्शनल मेगास्पोर से पॉलीगोनम बना था। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें और ऊपर वाले में और यहां पर अंतर है वो ये है कि यहां पर बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से ओइनोथीरा प्रकार के एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, और इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं होती ही नहीं है, प्रतिमुखी कोशिकाएं है ही नहीं बेटा, प्रतिमुखी कोशिकाएं है ही नहीं। आर यू गेटिंग? तो मुझे बताओ, प्रतिमुखी कोशिकाओं के 3 केंद्र कम हो गए और बीच में एक ध्रुव केंद्र कम हो गया, यस और नो? अरे भाई समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या कमी हो गई, समझने की कोशिश करो। इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं तो है ही नहीं, यहां पर बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई है और 3 यहां पर है, 1 2 और 3, तो न्यूक्लियस कितने हुए भैया, 1 2 3 और ये 4 प्रतिमुखी कोशिकाएं तो है ही नहीं। तो बताओ 4 केंद्र की हुए कि नहीं हुए? तो इसका निर्माण बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से होता है, इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं होती नहीं है। वह भ्रूण पोष कैसा होगा, द्विगुणित बनेगा। यहां पर याद रखना, भ्रूण पोष बेटा द्विगुणित बनेगा, यानी कि डिप्लॉइड बनेगा, राइट? यहां पर जो भ्रूण पोष है वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। क्यों बनेगा डिप्लॉइड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहां पर क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें ये थोड़ा सा बेटा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। यहां पर पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, इसके अंदर इसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म बनेगा भ्रूणकोश के अंदर, जानते हो ना एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, वो 3n होगा। क्यों? क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस वाले में कितने पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 ध्रुव केंद्रक है, और 2 ध्रुव केंद्रकों से जब आकर और एक मेल गैमेट जुड़ेगा तो बताओ जल्दी से 3n संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वो जो 3n संरचना बनती है वो क्या होता है, डेट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और वही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3n से फिर क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। आर यू गेटिंग? लेकिन यहां पर तो दिक्कत यह है कि यहां पर पोलर न्यूक्लियाई एक ही है, यस और नो? तो क्या वो निषेचन के पहले वो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके जो द्वितीय केंद्रक बनता था वो बनेगा क्या यहां पर बेटा? नहीं बनेगा। देखो जो पढ़ के आए हैं बेटा उन्हीं को समझ में आएगा, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। यहां पर केवल एक पोलर न्यूक्लियाई है, तो बताओ इस एक पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक बनेगा, बताओ वो जल्दी से बेटा कितना होगा, 2n होगा या n होगा या 3n होगा? 2n होगा, तो उससे भ्रूणपोष बनेगा, वो भी कैसा होगा, 2n होगा। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहां 8 केंद्रक है, यहां पर कितने केंद्रक है बेटा, 4 केंद्रक है, ठीक है। वहां पर चलाजल एंड के ऊपर जो मेगास्पोर होता है उससे क्या बनता है, चलाजल एंड वाले से एम्ब्रियो सैक बनता है, यहां पर बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से इसका विकास होता है। वहां प्रतिमुखी कोशिकाएं भी थी, यहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं नहीं होती है। वहां पर ध्रुव केंद्रक जो थे वो कितने थे, 2 होते थे सेंटर में, यहां कितना होता है,
एक ही होता है। वहां पर भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म बनेगा वो 3n होता है, यहां पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होता है, 2n होता है। कितने सारे डिफरेंस है बेटा, है ना। तो याद रखना ये जो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं द्विबीजाणुक भ्रूणपोष, है ना। द्विबीजाणुक भ्रूणकोश यानी कि बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अभी आपने देखा था कि चाहे पॉलीगोनम हो चाहे ओइनोथेरा प्रकार हो, उसमें जो एम्ब्रियो सैक बन रहा था वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बन रहा था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर 2 फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएंगे, 4 बने थे ना। अरे भैया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से, मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से कितने मेगास्पोर बने थे, 4। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर 4 में से एक फंक्शनल रहेगा, 4 में से 2 फंक्शनल रहेंगे और 2 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। तो देखो ये 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होगा, जिसका निर्माण टेट्राड के 2 गुरु बीजाणुओं से होता है। अब 2 से होता है तो बताओ जल्दी से, वो टेट्राड याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, लीनियर टेट्राड बना था। अरे भैया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बने थे। 4 में से एक में तो आपने देखा था कि एक फंक्शनल रहा था और 3 नष्ट हो गए थे। अब हम कह रहे हैं कि बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में जो लीनियर टेट्राड बना था, जो 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से 2 डिजेनरेट हो जाएंगे और 2 से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर 2 गुरु बीजाणुओं से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। और याद रखना, इस भ्रूण कोश का निर्माण 2 केंद्रकीय गुरु बीजाणु मिलकर करते हैं। 2 केंद्रकीय गुरु बीजाणु मिलकर करेंगे, मतलब कि 2 गुरु बीजाणु मिलकर और इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेंगे। अब ये भी तो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, ये भी 2 प्रकार का है। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये जो बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है और टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है। आर यू गेटिंग? बोर्ड में तो ये पूछेंगे नहीं, ये केवल और केवल नीट की परीक्षा के लिए एक्सेप्शनल केसेस है, वो बता रहा हूं भाई। पॉलीगोनम टाइप तो सबसे कॉमन है ही है, लेकिन ये जो बता रहा हूं वो केवल और केवल हम नीट लेवल या उससे हायर लेवल की परीक्षा उसके लिए बता रहे हैं। बोर्ड लेवल के लिए आपको द्विबीजाणु भ्रूणकोश को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखो एलियम प्रकार का 8 केंद्र की होता है। एलियम प्रकार कितना होता है बेटा, 8 केंद्र की होता है और इसका निर्माण निभागीय गुरु बीजाणु द्वारा होता है। मतलब निभागीय गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु निभाग की तरफ होते हैं, जो गुरु बीजाणु चलाजल एंड की तरफ होते हैं, उनसे एलियम प्रकार के एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। और ये जो एलियम टाइप होता है ये कितना केंद्र की होता है बेटा, 8 केंद्र की होता है। ये कितना केंद्र की होता है, 8 केंद्र की। और जो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एंडा एम्नियोन या एंड एम्नियोन, राइट, वो भी कितना होता है, 8 केंद्र की भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणुओं द्वारा होता है। कितना फर्क आ गया, दोनों ही 8 केंद्र की हैं, दोनों के दोनों 8 केंद्र की हैं। कौन कौन से, एलियम टाइप और एंडेम्नियन टाइप, दोनों ही 8 केंद्र की होते हैं। फर्क केवल कितना सा है कि वो जो अभी आपने पढ़ा था इससे पहले वाला, राइट, एलियम टाइप, उसके अंदर भ्रूणकोश का जो निर्माण हुआ है वो किनसे हुआ है, निभागीय सिरे की तरफ पाए जाने वाले गुरु बीजाणुओं से हुआ है। और यहां पर माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाले, माइक्रोपाइल की तरफ पाए जाने वाले गुरु बीजाणु के द्वारा हुआ है। नटशेल के अंदर यदि हम कह दें तो इतना सा ध्यान रखो कि 2 गुरु बीजाणु जब भाग लेते हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में तो उसको बोलते हैं द्विबीजाणु प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन। चलो, तो एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म क्लियर था। चलिए, अब एक और होता है बेटा जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर है, चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने 4 अगुणित केंद्रक करते हैं। 4 के 4 अगुणित केंद्र, 4 के 4। आर यू गेटिंग? क्योंकि इसमें भित्ति निर्माण की क्रिया नहीं होती। समझना बेटा, ये बहुत खास है। मेगा, आप सब जानते हो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगास्पोर मदर सेल। अब जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती होगी तो नेचुरल है कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो कैरियोकाइनेसिस भी हुआ होगा और साइटोकाइनेसिस भी हुआ होगा।
अरे भाई केंद्र का विभाजन भी हुआ होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ होगा, लेकिन यहां पर यह बात नोटिस करने की किसी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज आपको कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। वही जब अगुणित केंद्रक बनने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। 4 अगुणित केंद्रक बने, उनमें बेटा साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, और सीधे ही वो जो चारों केंद्रक बने थे केंद्रक के विभाजन से वो और ये केंद्रक जो 4 केंद्रक बने इनको सीनोमेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सीनोमेगास्पोर कहते हैं। और इसमें याद रखना वो जो 4 केंद्रक है वो चारों के चारों केंद्रक पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में। तो इनमें सभी केंद्रक सामान्यतया 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश के निर्माण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप अनेक प्रकार के भ्रूण कोश भी बनते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार के हैं। इनमें केंद्रकों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, इनमें केंद्रकों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। याद रखना, ये तो हमने 3 टाइप के तो आपको पढ़ाए ही हैं। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने? इसमें सभी केंद्रक सामान्यतया 7 कोशिकीय तथा इसमें सभी केंद्रक सामान्यतया 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेते हैं, मतलब चारों के चारों केंद्रक भाग ले रहे हैं। परंतु अपवाद स्वरूप अनेक प्रकार के भ्रूणकोश भी बनते हैं। अपवाद स्वरूप अनेक प्रकार के भ्रूणकोश भी बन जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की भ्रूणकोश ही बनेगा, अनेक प्रकार के भ्रूणकोश भी बन जाते हैं। तो मैंने केवल ये स्लाइड इसलिए इंक्लूड की है बेटा, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो एक ही तरीके के बनेंगे, उसमें बहुत ज्यादा विविधताएं हैं बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, राइट? क्योंकि किताबों में अलग अलग नाम। आपको ये समझना है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, दिल पे नहीं लेना है ज्यादा, केवल एक ध्यान रखना है। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक अलग अलग प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेकेंडरी न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट? याद है सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक याद है कि नहीं? वो फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले, याद है? फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले 2 ध्रुव केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते थे। फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले 2 ध्रुव केंद्रक आपस में क्या हो जाते थे? फ्यूज हो जाते थे और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते थे, याद है? तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेकेंडरी न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब जो द्वितीयक केंद्रक होगा उसके अंदर न्यूक्लियाई की संख्या, उसमें न्यूक्लियाई की संख्या, ठीक है? और फिर प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष की गुणिता, भ्रूणपोष की गुणिता, भ्रूणपोष की गुणिता। आपने आज तक क्या सीखा? एंजियोस्पर्म के अंदर यदि कोई पूछे तुमसे कि एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, भ्रूणपोष की गुणिता क्या होती है, यानी कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, तो आप हमेशा क्या कहते हैं? 3n कहते हैं। सबसे कॉमन 3n ही होती है, लेकिन यहां तो देखो 3n, 4n, 5n, 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 5n और 9n होगी। यहां पर इतनी प्रकार की भ्रूणपोष के अंदर क्या हो सकती है? गुणिताएं हो सकती है। तो देखो एडोक्सा टाइप, क्राइसेंथीमम टाइप, प्लम्बेगो टाइप, है ना, प्लम्बेगेला टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप, पिनेया टाइप और पेप्रोमिया टाइप। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो से कितने हो सकते हैं? इनमें एडोक्सा में जो न्यूक्लियाई का नंबर है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का नंबर 2 हो सकता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर 4 होता है, यहां पर भी 4, यहां पर भी फ्रिटिलेरिया में 4, पिनिया में भी 4 और यहां पर क्या होता है? 8। अब आप सोचो बेटा, 2 ध्रुव केंद्रक है, ध्रुव केंद्रकों से मिलकर क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। अब जब सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 है तो मुझे एक बात बताओ, इन 2 से आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 है, आर यू गेटिंग? तो जो प्लॉइडी लेवल होगा वो एंडोस्पर्म का जो है वो क्या बनेगा? 3n बनेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई का नंबर 2 है, तो 2 न्यूक्लियाई है, तो दोनों न्यूक्लियाई की प्लॉइडी लेवल क्या होगी बेटा? n होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2n। और एक आकर कौन जुड़ेगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट की प्लॉइडी हमेशा क्या होती है? n। अरे भाई बात समझ में आ रही है? इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में, एडोक्सा टाइप के सेकेंडरी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 है। हर एक न्यूक्लियाई का प्लॉइडी कितना होता है? n होता है। आर यू गेटिंग? तो n + n 2n हो जाएगा।
और जो बाहर से आने वाला जो मेल गैमेट है वो इससे जुड़ेगा, तो 2n प्लस एन, 2n प्लस एन, तो बताओ प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, 2n प्लस एन कितना हो जाएगी, 3n। अब यहां पर यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 3 है, तो हर एक की प्लॉइडी कितनी होती है, n होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3n, और एक मेल गैमेट और आया n, तो ये हो गया 4n, यहां पर 3n। अब यहां पर 4 है, तो 4 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस में 4 है, तो हर एक पोलर न्यूक्लियर कैसा होता है, तो 4n प्लस एक मेल गैमेट आया 5n, यहां पर भी 4 है, तो 4n प्लस n 5n, 4 है तो 4n प्लस n, तो यहां पर भी 5n है, यहां पर भी देखो, यहां पर भी 4n प्लस n कितना हो जाएगा बेटा 5n, और यहां पर 8 है, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस में 8 न्यूक्लियर है, तो क्या हो जाएगा 8n प्लस एक मेल गैमेट आया, तो n 9n। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कहने का इतना सा मतलब है कि प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष की आवृत बीजियों में 99% तो कैसी होती है, 3n ही होती है, लेकिन कभी कभी प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म की ये भी हो सकती है। और ये सब असामान्यता कहां देखने को मिली, दैट इज टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में। क्लियर है? तो इसी के साथ में बेटा आज हमारा ये जो पूरा सेक्शन था, एम्ब्रियो सैक वाला जो सेक्शन है, ये आज कंप्लीट हो गया है। और कल से जो मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन वाला कल से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। रोज क्लास में पढ़कर ही आना है। क्लियर? थैंक्स अ लॉट।